जरा सोचिए एक ऐसे जिले के बारे में हम्म। जो एक ही समय में 4 अलग-अलग राज्यों की सीमाओं को छूता है। अच्छा, 4 राज्यों को। हाँ, या फिर एक ऐसी विशाल नदी के बारे में सोचिए जिसका उद्गम किसी ऊंचे बर्फीले पहाड़ से नहीं, बल्कि एकदम सपाट मैदानी इलाके से होता है। अरे वाह! मैदान से नदी निकल रही है। बिल्कुल। तो आज के इस गहन विश्लेषण में हम्म। हम जिस जगह को डिकोड कर रहे हैं ना, हम्म। वो महज एक राज्य नहीं है। हम्म। मतलब अगर वो एक आजाद देश होता, हम्म। तो अपनी विशाल आबादी और इस भयंकर भौगोलिक विविधता के कारण दुनिया के सबसे ताकतवर और जटिल देशों की कतार में खड़ा होता। एकदम सही बात है। हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। जी हाँ, उत्तर प्रदेश। और आज के इस डीप डाइव के लिए हमारे पास जो सोर्स मटेरियल है ना, वो यूपी के सामान्य ज्ञान यानी यूपीजीके की एक बहुत ही तेज तर्रार क्वेश्चन आंसर क्लास का ट्रांसक्रिप्ट है। क्वेश्चन आंसर क्लास। यस, मतलब एकदम टू द पॉइंट। एकदम टू द पॉइंट। और हमारे लिए एक बहुत ही सख्त निर्देश भी है। हमें इस चर्चा को पूरी तरह से सोर्स के सवाल जवाब तक ही सीमित रखना है। अच्छा, मतलब कोई एक्स्ट्रा ज्ञान नहीं देना है। बिल्कुल नहीं। सवाल दर सवाल समाधान देना है और कोई भी ऐसा नया तथ्य या एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं जोड़ना है जो सोर्स में ना हो। सुनने वालों को एकदम सटीक और काम की जानकारी मिलेगी, बिना किसी फालतू भटकाव के। ये तो बहुत बढ़िया है। तो फिर बिना समय बर्बाद किए सीधा सवालों पर आते हैं। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। तो किसी भी राज्य को समझने की जो सबसे पहली सीढ़ी होती है, वो होती है उसकी राजनीतिक पहचान और उसके प्रतीक चिन्ह। बिल्कुल, उसके सिंबल्स। हाँ, तो हमारे ट्रांसक्रिप्ट का पहला सवाल यही है कि यूपी के राजकीय चिन्ह यानी एम्बलम में क्या-क्या शामिल है। इसका समाधान जो सोर्स में दिया गया है वो बहुत दिलचस्प है। इसमें 3 मुख्य चीजें हैं। पहला, 2 मछलियां। 2 मछलियां, ये किस चीज का प्रतीक है? ये मुस्लिम शासन या कह लीजिए अवध के नवाबों का प्रतीक है। फिर दूसरा है एक तीर धनुष। हाँ, तीर धनुष तो पक्का रामराज से जुड़ा होगा। एकदम सही पकड़ा आपने। ये राम राज्य और प्राचीन हिंदू संस्कृति का प्रतीक है। और तीसरी चीज जो इस चिन्ह में है वो है बहती हुई लहरें, जो शायद गंगा और यमुना नदियों को दिखाती हैं। हाँ, गंगा यमुना की तहजीब दिखाने वाली लहरें। और पता है, सोर्स ये भी बताता है कि ये पूरा का पूरा चिन्ह लखनऊ के प्रसिद्ध रूमी दरवाजे से लिया गया है। रूमी दरवाजे से? अच्छा, मतलब ये राजकीय चिन्ह असल में यूपी के इतिहास का एक क्यूआर कोड है। क्यूआर कोड? वो कैसे? मतलब इसे स्कैन करते ही या इसे देखते ही राज्य का पूरा अतीत सामने आ जाता है। हिंदू, मुस्लिम और गंगा जमुनी तहजीब सब एक ही फ्रेम में। ये क्यूआर कोड वाली तुलना बहुत सटीक है। लेकिन यार, सोर्स में एक और बहुत जरूरी पॉइंट हाईलाइट किया गया है इसी सवाल के साथ, कि इस चिन्ह में क्या शामिल नहीं है। हाँ, मोर। बिल्कुल, लिखा है, ध्यान रहे इसमें मोर नहीं है। लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, तो उन्हें लगता है कि राज्य के चिन्ह में भी कहीं ना कहीं मोर तो होगा ही। हाँ, ये एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है। तो चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो उत्तर प्रदेश के फर्स्ट्स यानी प्रथम व्यक्तियों के बारे में है। पूछिए। सवाल है कि यूपी की पहली महिला सीएम और सबसे ज्यादा बार सीएम कौन रही हैं? तो इसका समाधान सोर्स एकदम साफ देता है। यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी। और पहली दलित महिला मुख्यमंत्री? वो मायावती थीं। और सबसे ज्यादा बार यानी 4 बार मुख्यमंत्री रहने का खिताब भी मायावती के ही नाम है। अरे वाह, मतलब जिस राज्य को लेकर अक्सर हम रूढ़िवादी धारणाएं देखते हैं, वहां महिलाओं ने राजनीतिक मुकाम सबसे पहले हासिल किए। बिल्कुल। और सिर्फ मुख्यमंत्री ही नहीं, राज्यपाल के सवाल पर भी यही है। अगला सवाल है कि यूपी की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? मुझे लगता है इसका जवाब सरोजिनी नायडू होगा। एकदम सही। सरोजिनी नायडू पहली महिला राज्यपाल थीं। और सोर्स में ये भी जोड़ा गया है कि वो 1925 के कानपुर अधिवेशन में कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष भी बनी थी। क्या बात है। अच्छा, पुरुषों का भी कोई जिक्र है क्या पहले सीएम के तौर पर? हाँ, ब्रैकेट में एक फैक्ट है कि राज्य के पहले पुरुष मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत थे। ठीक है। अब यार, ट्रांसक्रिप्ट में जो अगला सवाल है वो राज्य के नाम और राजधानी के बदलाव को लेकर है। सवाल है, राज्य का नाम और राजधानी समय के साथ कैसे बदले? ये वाला हिस्सा थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है। हाँ, तो सोर्स क्या समाधान देता है इसका? शुरुआत होती है 1836 से। 1836 में इस पूरे इलाके का नाम था उत्तर पश्चिमी प्रांत। उत्तर पश्चिमी प्रांत, ठीक है। फिर
फिर 1877 में इसे बदलकर आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत कर दिया गया। मतलब दो अलग-अलग हिस्सों को जोड़ दिया गया। हाँ, फिर 1937 में इसका नाम और छोटा कर दिया गया और ये केवल संयुक्त प्रांत या यूनाइटेड प्रोविंस रह गया। यूनाइटेड प्रोविंस, जिसे अंग्रेज यूपी ही कहते होंगे। बिल्कुल। और आखिरकार आजादी के बाद 24 जनवरी 1950 को इसे अपना वर्तमान नाम मिला, उत्तर प्रदेश। मतलब यूपी का शॉर्ट फॉर्म यूपी ही रहा, बस फुल फॉर्म बदल गया। यूनाइटेड प्रोविंस से उत्तर प्रदेश हो गया। एकदम सही। अब अगर राजधानियों के सवाल पर आएं, तो 1836 में जब ये उत्तर पश्चिमी प्रांत था, तब इसकी राजधानी आगरा थी। आगरा? अच्छा। हाँ, लेकिन 1858 में राजधानी को आगरा से हटाकर प्रयागराज कर दिया गया। 1858 में प्रयागराज। 1857 की क्रांति के ठीक एक साल बाद। इसका मतलब पक्का अंग्रेजों को कोई रणनीतिक और सुरक्षित जगह चाहिए होगी। हाँ, प्रशासनिक जरूरतें ही थीं इसके पीछे। फिर 1921 में राजधानी को अस्थायी तौर पर यानी टेम्पररी रूप से लखनऊ शिफ्ट किया गया। और परमानेंट कब बनी? सोर्स के अनुसार 1935 में लखनऊ को स्थायी राजधानी बना दिया गया। ये तो हो गई राजनीति और इतिहास की बात। अब ट्रांसक्रिप्ट में अगले सेगमेंट का जो सवाल है वो भूगोल और सीमाओं से जुड़ा है। चलिए देखते हैं क्या है सवाल। सवाल है, यूपी का क्षेत्रफल और प्रशासनिक ढांचा क्या है? तो समाधान में सबसे पहला पॉइंट है कि क्षेत्रफल के हिसाब से ये भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। चौथा? और परसेंटेज में कितना है ये? यह भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। 7.33%? जी। और जनसंख्या में? जनसंख्या में तो ये पहले स्थान पर है, ये तो हम सब जानते ही हैं। और ढांचा कैसा है इसका? सोर्स के मुताबिक प्रशासनिक ढांचे के लिए यहाँ 18 मंडल और 75 जिले हैं। 75 जिले? बाप रे, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। इनमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन सा है? समाधान कहता है कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है और सबसे छोटा जिला हापुड़ है। लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा और हापुड़ सबसे छोटा। ठीक है। अब अगला सवाल जो सीमाओं के बारे में है वो बहुत ही दिलचस्प है। सवाल है, यूपी की सीमाएं किन किन से लगती हैं? इसका समाधान दो हिस्सों में है। पहला है अंतर्राष्ट्रीय सीमा। यूपी की अंतर्राष्ट्रीय सीमा केवल नेपाल से लगती है। केवल नेपाल से। और कितने जिले टच करते हैं नेपाल को? 7 जिले। और इस सीमा की कुल लंबाई 579 किलोमीटर है। 579 किलोमीटर, ठीक है। और राज्यों की सीमाएं? कुल 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश जो कि दिल्ली है, इनकी सीमाएं यूपी को छूती हैं। 8 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी। लेकिन इसी में एक सब क्वेश्चन है, वो कौन सा जिला है जो सबसे ज्यादा राज्यों को छूता है? यही वो सवाल है जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था। हाँ, और इसका समाधान है सोनभद्र। ये यूपी का वो अकेला जिला है जो 4 अलग-अलग राज्यों को छूता है। 4 राज्यों को? कौन कौन से? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। यार ये तो एक कमाल की भौगोलिक पहेली है। एक ही जिला 4 राज्यों से जुड़ रहा है। बिल्कुल। और इसी वजह से सोनभद्र की कुछ और खासियतें भी हैं जो सोर्स में बताई गई हैं। जैसे कि इसे यूपी की ऊर्जा राजधानी या एनर्जी कैपिटल भी कहा जाता है। अच्छा, ऊर्जा राजधानी। और यहीं पर पूरे यूपी में सबसे ज्यादा जंगल है और सबसे ज्यादा एसटी यानी अनुसूचित जनजाति की आबादी भी इसी जिले में है। मतलब एकदम पठारी और जंगली इलाका है ये। एकदम। अब अगर हम जलवायु या क्लाइमेट वाले सवाल पर आएं, तो सवाल है, राज्य में सबसे ज्यादा और सबसे कम बारिश कहाँ होती है? तो क्या है इसका समाधान? सोर्स बताता है कि सबसे ज्यादा बारिश गोरखपुर में होती है और सबसे कम बारिश मथुरा में होती है। गोरखपुर में सबसे ज्यादा और मथुरा में सबसे कम। हाँ। और तापमान को लेकर भी कोई सवाल है? हाँ, गर्मी के बारे में है। सबसे कम गर्मी बरेली में पड़ती है और सबसे ज्यादा गर्मी आगरा और झांसी में पड़ती है। अच्छा, आगरा और झांसी राजस्थान और मध्य प्रदेश के बॉर्डर के पास है ना, तो वहां गर्मी ज्यादा होना तो समझ आता है। बिल्कुल। और ये पूरी जो जलवायु है, इसे उष्णकटिबंधीय मॉनसूनी यानी ट्रॉपिकल मॉनसून प्रकार की जलवायु कहा गया है। ठीक है। तो हमने भूगोल देख लिया, जलवायु देख ली। हाँ। अब ट्रांसक्रिप्ट का जो अगला हिस्सा है वो नदियों, बांधों और वन्य जीवों के सवालों पर है। हाँ, क्योंकि यही नदियां तो राज्य का भूगोल तय करती हैं। और उसका रास्ता क्या है? इसका समाधान तो बहुत ही सीधा है। यूपी की सबसे लंबी नदी गंगा है। गंगा। और इसका रास्ता क्या बताया गया है सोर्स में? ये बिजनौर जिले से राज्य में प्रवेश करती है और बलिया से बाहर निकलती है। बिजनौर से एंट्री और बलिया से एग्जिट।
और इस बीच ये कितने जिलों से होकर गुजरती है? कुल 28 जिलों से होकर। 28 जिलों से? ये तो किसी विशाल सुपर हाईवे नेटवर्क की तरह है। बिल्कुल। और बाकी नदियां आकर इसी सुपर हाईवे में मिल जाती हैं, जैसे कि यमुना सहारनपुर से प्रवेश करती है और प्रयागराज में गंगा में मिल जाती है। प्रयागराज तो वैसे भी नदियों का सबसे बड़ा जंक्शन है। और कौन सी नदियां हैं? रामगंगा जो है वो कन्नौज में आकर गंगा से मिलती है, और गोमती नदी वो गाजीपुर में गंगा से मिलती है। गोमती नदी गाजीपुर में। लेकिन यार, गोमती नदी के बारे में ट्रांसक्रिप्ट में एक बहुत ही अजीब पॉइंट है। कौन से पॉइंट? लिखा है कि गोमती इकलौती नदी है जो किसी पहाड़ से नहीं बल्कि पीलीभीत के मैदानी इलाके से निकलती है। हाँ, पीलीभीत में एक झील है, फुलर झील। गोमती नदी वहीं से निकलती है। मतलब एक नदी जो किसी पहाड़ से नहीं बल्कि एकदम सपाट मैदानी झील से शुरू हो रही है। ये तो बहुत ही दिलचस्प है। हाँ, ये फैक्ट एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है। अब बांधों से जुड़े सवाल पर आते हैं। ठीक है। सवाल है, सबसे ऊंचा बांध और सबसे बड़ी कृत्रिम या आर्टिफिशियल झील कौन सी है? तो इसका समाधान क्या है? सबसे ऊंचा बांध है रामगंगा डैम, जो कि बिजनौर में है। रामगंगा डैम बिजनौर में। और सबसे बड़ी कृत्रिम झील? वो है गोविंद बल्लभ पंत सागर। जो पहले मुख्यमंत्री थे उनके नाम पर। हाँ, और ये झील सोनभद्र जिले में है, रेहंद नदी पर बने रेहंद डैम के ठीक पीछे। सोनभद्र में? फिर से सोनभद्र आ गया। हाँ, वो जिला बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब इसी सेगमेंट के आखिरी सवाल पर चलते हैं, जो वाइल्ड लाइफ के बारे में है। सवाल है, यूपी का इकलौता नेशनल पार्क और प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो समाधान में साफ लिखा है, राज्य का इकलौता नेशनल पार्क दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। दुधवा नेशनल पार्क। ये किस जिले में है? ये लखीमपुर खीरी में है, वही जिला जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। ठीक है। और टाइगर रिजर्व्स कितने हैं? राज्य में कुल 4 टाइगर रिजर्व्स हैं। 4 टाइगर रिजर्व्स कौन कौन से? पहला दुधवा, दूसरा पीलीभीत, तीसरा अमनगढ़ जो बिजनौर में है, और चौथा रानीपुर जो चित्रकूट में है। दुधवा, पीलीभीत, अमनगढ़ और रानीपुर। और वो जो वन्यजीव अभयारण्य यानी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी की बात थी? हाँ, सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य हस्तिनापुर है, और सबसे छोटा महावीर स्वामी है जो कि ललितपुर जिले में है। सबसे बड़ा हस्तिनापुर और सबसे छोटा महावीर स्वामी ललितपुर में। एकदम टू द पॉइंट समाधान। बिल्कुल, हमें सोर्स के इस रूल को तोड़ना नहीं है, सवाल और उसका सीधा समाधान। तो अब हम ट्रांसक्रिप्ट के सबसे मजेदार हिस्से में पहुंच गए हैं, जहां हर जिले की अपनी एक अलग औद्योगिक और सांस्कृतिक पहचान है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है। हाँ, ये हिस्सा मुझे एकदम एक बहुत बड़े सुपरमार्केट जैसा लगता है, जहां यूपी के हर जिले का अपना एक खास जीआई टैग वाला शेल्फ बना हुआ है। तो देखते हैं इस सुपरमार्केट में कौन कौन से सवाल हैं। पहला सवाल है, चमड़ा और सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र कौन सा जिला है? इसका समाधान है कानपुर, और ब्रैकेट में लिखा है कि इसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर, कानपुर। ठीक है। अगला सवाल है, पीतल नगरी और इत्र नगरी किसे कहते हैं? पीतल के लिए मुरादाबाद का नाम है, और इत्र के लिए कन्नौज मशहूर है। कन्नौज। हाँ, इत्र के लिए तो कन्नौज दुनिया भर में जाना जाता है। और सोर्स में कन्नौज के बारे में 2 एक्स्ट्रा फैक्ट भी हैं ब्रैकेट में। कन्नौज का पुराना नाम महोदय श्री था, और इसे पूर्व का ग्रास यानी ग्रास ऑफ द ईस्ट भी कहते हैं। तो पूर्व का क्लास अच्छा। अब तीसरे शेल्फ पर चलते हैं। सवाल है, ताले, खेल का सामान और कांच की चूड़ियां ये कहाँ के मशहूर हैं? तो समाधान कहता है, ताले अलीगढ़ के, खेल का सामान और कैंची मीरठ की। खेल का सामान और कैंची दोनों मेरठ में? हाँ, और कांच की चूड़ियां फिरोजाबाद की। फिरोजाबाद को सुहाग नगरी भी कहा जाता है इसी वजह से। सुहाग नगरी, फिरोजाबाद। ठीक है। अगला सवाल, लकड़ी पर नक्काशी, सुरमा और टेराकोटा। लकड़ी पर नक्काशी के लिए सहारनपुर का नाम दिया है, सुरमा और माचिस उद्योग के लिए बरेली, और टेराकोटा के लिए गोरखपुर। गोरखपुर टेराकोटा के लिए। तो ये तो हो गया उद्योगों का शेल्फ। अब खाने पीने की मशहूर चीजों का भी एक सवाल है। अरे हाँ, ये तो सबका फेवरेट होगा। क्या है सवाल? खाने पीने की मशहूर चीजें कहाँ कहाँ की हैं? तो समाधान में लिस्ट दी गई है, आगरा का पेठा, मथुरा के पेड़े, प्रतापगढ़ का आंवला, और मलियाबाद जो लखनऊ में है वहां का दशहरी आम। वाह, आगरा का पेठा, मथुरा के पेड़े, प्रतापगढ़ का आंवला और मलिहाबाद का दशहरी आम, सुनकर ही मुंह में पानी आ गया। लेकिन इन सबके बीच सोर्स में एक बहुत ही जरूरी पॉइंट आखिर में जोड़ा गया है। कौन सा पॉइंट?
कि रोजगार के मामले में यूपी का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है। अच्छा, तो क्या वो चमड़ा उद्योग है या फिर कांच का काम? नहीं, समाधान में लिखा है कि रोजगार के मामले में हथकरघा यानी हैंडलूम उद्योग यूपी का सबसे बड़ा उद्योग है। हथकरघा, मतलब जो हाथ से कपड़े बुनने का काम होता है। बिल्कुल, यही सबसे ज्यादा रोजगार देता है राज्य में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। तो हमने भूगोल देख लिया, नदियां देख ली, उद्योग देख लिए। अब हम अपने ट्रांसक्रिप्ट के आखिरी सेगमेंट में आते हैं, जो कि इतिहास, धर्म और महाजनपदों के बारे में। हाँ, तो इस ज्ञान यात्रा का आखिरी पड़ाव। पहला सवाल है, 16 महाजनपदों में से कितने उत्तर प्रदेश में थे? तो सोर्स इसका समाधान एक बौद्ध ग्रंथ के हवाले से देता है। कौन सा ग्रंथ? अंगुत्तर निकाय। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार 16 में से 8 महाजनपद वर्तमान यूपी के हिस्से में थे। 16 में से 8? मतलब आधा प्राचीन भारत का सत्ता केंद्र तो अकेले यूपी में ही था। बिल्कुल। हाँ, अब अगला सवाल गौतम बुद्ध से जुड़ा है। सवाल है, गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़े प्रमुख स्थल यूपी में कहाँ-कहाँ हैं? तो इसका जो समाधान है वो बुद्ध के पूरे जीवन चक्र को कवर करता है। बताइए। शुरुआत होती है जन्म से। उनका जन्म नेपाल सीमा के पास हुआ, लेकिन उनका असली नाम सिद्धार्थ होने के कारण यहाँ जो जिला है उसका नाम सिद्धार्थनगर है। सिद्धार्थनगर। अच्छा, फिर उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो समाधान है सारनाथ में, जो वाराणसी के पास है। पहला उपदेश सारनाथ में। सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए? इसका जवाब है श्रावस्ती में। श्रावस्ती। और आखिर में उनका महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु कहाँ हुई? तो उसका समाधान है कुशीनगर। कुशीनगर। जन्म नेपाल सीमा के पास, पहला उपदेश सारनाथ, सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती और महापरिनिर्वाण कुशीनगर। एकदम सही। यार, अगर हम इन सारे तथ्यों को देखें तो क्या इन्हीं सटीक वजहों से यूपी को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है? बिल्कुल। सोर्स भले ही सीधे तौर पर ये शब्द इस्तेमाल ना करें, लेकिन सारनाथ और कुशीनगर जैसे स्थलों की ऐतिहासिक प्रामाणिकता इसी बात की ओर इशारा करती है। सही बात है। अब हमारे ट्रांसक्रिप्ट का एकदम आखिरी सवाल। जी, पूछिए। जैन और बौद्ध दोनों धर्मों के लिए मशहूर तीर्थ स्थल कौन सा है? इसका एक शब्द का समाधान है, कौशाम्बी। कौशाम्बी, जहाँ जैन और बौद्ध दोनों धर्मों की मान्यता है। हाँ, ये एक बहुत ही खास जगह है जो धार्मिक सौहार्द को दिखाती है। तो इसी के साथ हमारे सोर्स मटेरियल के सारे सवाल और उनके समाधान पूरे होते हैं। हाँ, और हमने सोर्स के निर्देश का पूरा पालन किया, एकदम सटीक सवाल जवाब का तरीका अपनाया। बिल्कुल। आज हमने कोई एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं जोड़ा, बस उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास, उसके भूगोल, नदियों, हर जिले की खासियत और ऐतिहासिक धरोहरों को डिकोड किया। और वो भी बिना भटके, सिर्फ फैक्ट्स और उनके सटीक जवाब। एकदम। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं सुनने वालों के लिए एक नया और गहरा विचार छोड़ना चाहता हूँ। वो क्या? जो तथ्य आज हमने सोर्स में पढ़े, जरा उनके आधार पर सोचिए। अगर उत्तर प्रदेश सच में एक आजाद देश होता तो अपनी विशाल आबादी और इस गजब की विविधता के साथ वो कैसा देश होता? एक तरफ हिमालय से बहती नदियां और दूसरी तरफ पठारी खनिज। वही तो, दुनिया के सबसे अनूठे देशों में गिना जाता वो। इतनी भयंकर भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधता को सिर्फ 75 जिलों और एक प्रशासनिक ढांचे में पिरोकर रखना अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं। ये बात तो है। तो सुनने वालों के लिए मेरा सवाल ये है, क्या ये विविधता इस क्षेत्र के विकास की सबसे बड़ी ताकत है या सबसे बड़ी चुनौती? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।